तो उसका बदला लेने के लिए वो पहले की निस्बत ज़्यादा बड़ा हमला कर सकता है। ये बात मैं सिर्फ ऐसे नहीं कर रहा कि दुश्मन जो है वो बड़ा कमीना है, उसकी फितरत बड़ी गंदी है। देखिए, हमें ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि इस वक्त जो भारत में जो हुक्मरान जमात है जिसका नाम बीजेपी है, ये दरअसल आरएसएस का पॉलिटिकल विंग है। और जो आरएसएस है इसके 100 साल पूरे हो रहे हैं। कोई इंटेलिजेंस सिस्टम जो है चाइना का, उसने हमारी मदद की होगी, सही, लेकिन भाई जो पायलट बैठे हुए थे पाकिस्तानी जहाज़ों में, वो कौन थे? पाकिस्तानी थे ना। उन पायलट्स को जो साइबर कमांड सिस्टम और स्पेस कमांड सिस्टम से जो उनको मालूमात मिल रही थी, वो कौन दे रहा? पाकिस्तानी दे रहे थे। एक और बात भी बता दूं जी कि स्पेस के निज़ाम में आपको मालूमात किससे मिलती हैं? सैटेलाइट से मिलती हैं। वो सैटेलाइट भी पाकिस्तानी है। अच्छा, चाइनीज सैटेलाइट नहीं है। ये तो यकीनन आपको वो सैटेलाइट बनाने में आपको चाइना ने थोड़ी बहुत मदद की होगी, और ये जो हमने खुशियां मनाई हैं वो उनको अच्छी नहीं लगी। और आप देखें कि जब हम खुशियां मना रहे थे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे थे, तो उन्होंने बलूचिस्तान में एक स्कूल बस पे अटैक करके छोटे छोटे मासूम बच्चे जो हैं उनको खून में नहला के हमारी जो खुशियां हैं उसको सोग में बदलने की कोशिश की। तो दुश्मन इतना कमीना है कि वो आपकी खुशी जो है वो उससे बर्दाश्त नहीं होती, और उस खुशी को सोग में बदलने के लिए वो आपके बच्चों को भी टारगेट करने से गुरेज नहीं करता। तो इस दुश्मन से होशियार रहने की ज़रूरत है। और मुझे खदशा नहीं बल्कि मुझे दुश्मन की जो फितरत है उसकी वजह से मुझे यकीन है कि ये दोबारा अटैक करेगा। अच्छा, आपको मीर साहब अभी ये आपको खदशा है कि ये भी अटैक दोबारा हो सकता है? ऐसा मिस एडवेंचर जो 7, 8 मई 10 मई को उसने किया, तो ये अभी दोबारा उसी नौयत का या उससे ज्यादा कोई शिद्दत का अटैक? देखिए, इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। फतह और नाकामी जो है वो भी अल्लाह ताला के हाथ में है। लेकिन अल्लाह ताला ये भी कहते हैं कि जी आपने जो है मेरे पे यकीन ज़रूर रखें, लेकिन हिकमत से भी काम लें और बहादुरी से भी काम लें। तो हमने हिकमत और बहादुरी दोनों से काम लिया। और जो हिंदुस्तान ने पहले मिसाइल अटैक किए और उसके बाद उन्होंने जो फ़िज़ाई हमला किया, हमने उसका बड़ी अच्छी हिकमत अमली से और बहादुरी से मुकाबला किया और उनको शिकस्त से दो चार किया, उनके दांत तोड़ दिए। तो उसका बदला लेने के लिए वो पहले की निस्बत ज़्यादा बड़ा हमला कर सकता है। ये बात मैं सिर्फ ऐसे नहीं कर रहा कि दुश्मन जो है वो बड़ा कमीना है, उसकी फितरत बड़ी गंदी है। देखिए, हमें ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि इस वक्त जो भारत में जो हुक्मरान जमात है जिसका नाम बीजेपी है, ये दरअसल आरएसएस का पॉलिटिकल विंग है। और जो आरएसएस है इसके 100 साल पूरे हो रहे हैं 2025 में। ये 1925 में बनाई गई थी, और सावरकर ने ये जब तंजीम बनाई थी और उसके बाद फिर गोलवालकर जो है उसने इसको आगे बढ़ाया। तो इन्होंने पहला काम क्या किया था? पहले तो आपको पता है ना, ये डिवीजन ऑफ इंडिया के खिलाफ थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो हैं वो अंग्रेज से आज़ादी हासिल करना चाहते थे। ये अंग्रेज से आज़ादी नहीं हासिल करना चाहते, ये कहते थे जी कि इंडिया को तकसीम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अखंड भारत पे यकीन रखते हैं। ये कहते हैं जी कि ये पाकिस्तान जो है और ये नेपाल और ये श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, ये सारे अखंड भारत का हिस्सा है। और फिर जब पाकिस्तान और भारत बन गए तो पहला काम क्या किया आरएसएस ने? आरएसएस ने अपने एक टेररिस्ट नथुराम गोडसे के जरिए महात्मा गांधी को कत्ल करवा दिया। और उसने कहा कि जी मैंने तो आरएसएस छोड़ दी हुई है, लेकिन बाद में पता चला कि उसने आरएसएस नहीं छोड़ी हुई थी। और फिर आरएसएस पर पाबंदी लगाई, भारत की हुकूमत ने आरएसएस पर पाबंदी लगाई। पहली 1948 में, दूसरी पाबंदी लगाई इंदिरा गांधी की हुकूमत ने 1975 में, तीसरी पाबंदी लगाई नरसिम्हा राव की हुकूमत ने 1992 में, जब इन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। तो आरएसएस जो है उसके बाकायदा ट्रेनिंग कैंप हैं जहाँ पे दहशतगर्दी की तरबियत दी जाती है। और मैं ऐसे कोई हवा में बात नहीं कर रहा आपके साथ, इसके मेरे पास सबूत मौजूद हैं।
आरएसएस के कुछ जो साबका टेररिस्ट हैं जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते रहे हैं, इंडिया में दहशतगर्दी करते रहे, उन्होंने बाकायदा इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं। समझौता एक्सप्रेस पे हमला जो है वो आरएसएस ने करवाया था, बाबरी मस्जिद को डिमोलिश भी आरएसएस ने करवाया था। तो आरएसएस जो है उसका पॉलिटिकल विंग बीजेपी है और इसकी 100 साला तकरीबात होनी है 2025 में, और फिर बिहार में इलेक्शन भी आने वाला है, और भी कुछ इंडियन स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल है, वहाँ पे भी इलेक्शन आने वाला है, और बीजेपी ने वहाँ पे इलेक्शन जीतना है। तो ये सारी चीज़ें आप सामने रखें, और इस सूरत हाल में आपने मई 2025 में आपने हिंदुस्तान को 4 रोज़ा जंग में एक ऐसी शिकस्त दी जिसका कि पूरी दुनिया जो है वो एतराफ़ कर रही है। तो मोदी साहब जो हैं उन्होंने अब उस शिकस्त का दाग मिटाना है। उनको अब लोग नरेंद्र मोदी नहीं कहते, उनको कहते हैं सरेंडर मोदी। तो सरेंडर मोदी जो है उसने शिकस्त का दाग मिटाना है। तो मुझे इसलिए लगता है कि वो कोई ना कोई एडवेंचर ज़रूर करेगा, और इस दफ़ा उसको पहले से ज़्यादा मार पड़ेगी, लेकिन फिर भी हमें होशियार रहना चाहिए। लेकिन मोदी तो शायद अभी तैयार नजर आ रहा था अटैक करने के लिए। उसने 6-7 की दरमियानी शब जिस तरह अटैक किया, उनकी फोर्सेस तैयार नजर नहीं आ रही थी। हमारी फोर्सेस जो हैं उन्होंने, आपने भी इस पर कई मरतबा बात की, 2019 के बाद हमारी फोर्सेस ने किस तरह रिसर्च की और किस तरह वो साइबर विंग्स जो हैं वो बने, जो हैं वो एयरफोर्स के अंदर भी। तो ये मिस एडवेंचर मोदी करने का मुतहम्मिल हो सकता है जितनी प्रिपेयर्डनेस इस वक्त पाकिस्तान की है? देखिए, अभी 2025 में जब पहलगाम अटैक हुआ, तो उसके बाद जब इंडिया ने मॉक ड्रिल शुरू की, तो इंडिया में एक नहीं बहुत से डिफेंस एक्सपर्ट ये कह रहे थे, उनकी एयरफोर्स के साबिक अफसरान ये कह रहे थे कि हमारी एयरफोर्स पाकिस्तान एयरफोर्स का मुकाबला करने के काबिल नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके पास राफेल जहाज़ भी थे। तो जो प्रवीण सारी साहब हैं वो कह रहे थे कि राफेल जहाज़ तो आपके पास आ गए हैं, लेकिन सिर्फ मशीन जो है उसका आपके पास होना इम्पोर्टेंट नहीं है। मशीन को ऑपरेट किसने करना है? ऑपरेटर तो पायलट होता है। तो पायलट का एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है, और अभी उनका ख्याल था कि इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स राफेल जहाज़ों पे इतने एक्सपीरियंस नहीं हुए। दूसरी बात वो ये कहते थे कि हमें ये सोचना चाहिए कि 2019 में हमारे जो एक जहाज़ के रडार सिस्टम को पाकिस्तान एयरफोर्स ने जैम कैसे किया, और फिर उसको टारगेट कैसे किया, डिस्ट्रॉय कैसे किया, और फिर अभिनंदन साहब थे जो वो पाकिस्तान में गिरफ्तार हो गए। तो ठीक है, उस वक्त की जो मिलिट्री लीडरशिप थी उसने फैसला किया, उसको वापस कर दिया। तो वो कह रहे थे कि जी इस पे हमने रिसर्च करनी है कि उनके पास इक्विपमेंट किधर से आया जिसके जरिए वो हमारा रडार सिस्टम और रेडियो सिस्टम जैम कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम क्या कर रहे थे? हम ये कर रहे थे कि भाई हमने MiG-21 का तो रडार सिस्टम और रेडियो सिस्टम जैम किया है, हम राफेल जहाज का कैसे करेंगे, कैसे जैम करेंगे? तो इसके लिए हम रिसर्च कर रहे थे। तो जब ये ज़हीर बाबर सिद्धू साहब जब एयर चीफ बने, तो आपको पता है कि कब बने थे? जी बिल्कुल। कब बने थे? 2021। कौन था उस वक्त प्राइम मिनिस्टर? उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे। उन्होंने इनका खुद इंटरव्यू किया था। इमरान खान ने ज़हीर बाबर सिद्धू का खुद इंटरव्यू किया था, और इनके अलावा 2 और लोगों का भी इंटरव्यू किया था। अच्छा। तीनों के इंटरव्यू करने के बाद उन्होंने ज़हीर बाबर सिद्धू को कहा कि आप एयर चीफ होंगे। क्या रीज़न है भाई? ये इमरान खान से पूछें आप जाके, डेला जेल, अगर आपको इजाज़त मिल जाए मुलाकात की। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने इनको, मेरा ख्याल है कि इसलिए इनको सिलेक्ट किया कि इनके ख्यालात थे ना, जो जाहिर बात है ये कुछ सियासी ख्यालात की बात तो नहीं कर रहा। जी जी जी। बाकी जो इनके ख्यालात थे, उनको लगा कि ये बड़ा एक रिलीजियस आदमी है और अल्लाह पे बड़ा यकीन है, ठीक है ना। तो जो लोग ज़हीर बाबर सिद्धू साहब को जानते हैं उनको पता है वो अपनी बहुत ज़्यादा नमूदो नुमाइश नहीं करते, लेकिन वो ये जंग के दिनों में भी हाथ में तस्बीह होती थी। तो इमरान खान साहब ने इनको सिलेक्ट किया, और फिर सिलेक्शन के फ़ौरन बाद सिद्धू साहब जो हैं उन्होंने क्या काम किया कि वो दिन रात लग गए इस काम पे कि हमने 2019 में जो
अभिनंदन के जहाज का रडार सिस्टम जैम किया था, तो वो तो जहाज था रशियन, तो उसका तो हम दोबारा भी जैम कर देंगे। ये राफेल जो है इंडिया ले रहा है, इसका हम कैसे करेंगे? और फिर इन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स में एक साइबर कमांड सिस्टम मुतारफ करवाया, फिर इन्होंने स्पेस कमांड सिस्टम मुतारफ करवाया, साइबर एंड स्पेस। अब देखें कि 2019 में हम ना साइबर के मैदान में एक्टिव थे, ना स्पेस के मैदान में एक्टिव थे। तो अब ये जो आपने इंडिया के 3 मुख्तलिफ इकसाम के जहाज जो हैं उनको गिराया, और फिर उनका एक अनमैन्ड जहाज जो है उसको भी गिरा दिया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप दुनिया की हर किस्म की जो टेक्नोलॉजी है उससे लेस दुश्मन जो है उसका मुकाबला करने के काबिल हैं। यहां पे मैं एक बात बड़ी ही आजिज़ी के साथ कहूंगा, और किसी को मेरी बात बुरी ना लगे, ये बात मैं एक सहाफ़ी की हैसियत से कर रहा हूं और एक ऐसे पाकिस्तानी की हैसियत से कर रहा हूं जो ये समझता है कि हमें अपनी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की जो सलाहियत है उसको अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। बाद में क्या करना चाहता हूं, बड़ी आजिज़ी के साथ हाथ जोड़ के, हमने जो मई 2025 में इंडिया के खिलाफ कामयाबी हासिल की है, सही, ये मेड इन पाकिस्तान कामयाबी है, ये मेड इन चाइना कामयाबी नहीं है। 100% मेड इन पाकिस्तान। ये मैं आपसे जो बात कर रहा हूं ना, मुझे ज्यादा कुरेदे ना आप, मैं चैलेंज करके ये बात कर रहा हूं, ठीक है, हाथ जोड़ के बात कर रहा हूं। चाइना जो है वो पाकिस्तान का एक ऑल वेदर फ्रेंड है। हमारी और चाइना की दोस्ती जो है उस पर हमें फ़ख्र है। यकीनन हर मुश्किल वक्त में चाइना ने हमारा साथ भी दिया है, लेकिन हमने जो राफेल जहाज़ गिराए हैं ये हमने अपनी सलाहियत से गिराए हैं। यकीनन इसमें कोई इंटेलिजेंस सिस्टम जो है चाइना का, उसने हमारी मदद की होगी, सही, लेकिन भाई जो पायलट बैठे हुए थे पाकिस्तानी जहाज़ों में, वो कौन थे? पाकिस्तानी थे ना। उन पायलट्स को जो साइबर कमांड सिस्टम और स्पेस कमांड सिस्टम से जो उनको मालूमात मिल रही थी वो कौन दे रहा? पाकिस्तानी दे रहे थे। एक और बात भी बता दूं जी कि स्पेस के निज़ाम में आपको मालूमात किससे मिलती हैं? सैटेलाइट से मिलती हैं। वो सैटेलाइट भी पाकिस्तानी है। अच्छा, चाइनीज सैटेलाइट नहीं है। ये तो यकीनन आपको वो सैटेलाइट बनाने में आपको चाइना ने थोड़ी बहुत मदद की होगी, और टेक्नोलॉजी जो है वो आपने सिर्फ चाइना से तो नहीं ली हुई। तो जो हमने जो अपना जो सिस्टम बनाया है वो सिर्फ चाइना की मदद से हमने नहीं बनाया, उसमें हमने और भी जो ममालिक हैं उनकी टेक्नोलॉजी से मदद ली है। और इसमें जो सबसे अहम चीज़ है कि पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी की कोऑर्डिनेशन थी। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसी कोऑर्डिनेशन थी कि इधर से एयरफोर्स के पायलट जो हैं वो अपने जहाज़ों से इंडिया के जहाज़ों को टारगेट कर रहे हैं, उनके एयर बेसिस पे मिसाइल बरसा रहे हैं। दूसरी तरफ से पाकिस्तान आर्मी जो है वो अपने मिसाइल सिस्टम के ज़रिए कुछ और टारगेट जो हैं उनको हिट कर रही है। वहां से फिर जहाज नहीं उड़े, उसके बाद वहां से जहाज नहीं उड़े। तो ये एयर चीफ जहीर बाबर सिद्धू और हमारे जो आर्मी चीफ थे जो अब फील्ड मार्शल हैं, आसिम मुनीर साहब, उनकी, और नेवल चीफ, ये उनकी कोऑर्डिनेशन थी। और जाहिर बात है ये सारा मामला जो है, इसमें जो हुकूमत वक्त है, आप उसको तो अगर क्रेडिट ना दें तो फिर ये तो बददियानती है कि ये सारी एक कोऑर्डिनेशन से हम काम कर रहे थे। और ये जो मैंने बात की है ना कि ये मेड इन चाइना विक्ट्री है पाकिस्तान की, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मेड इन चाइना विक्ट्री है, इंडिया कह रहा है ये मेड इन चाइना विक्ट्री है, कुछ वेस्टर्न मीडिया के अखबारात और टीवी चैनल कह रहे हैं ये मेड इन चाइना विक्ट्री है। मैं कह रहा हूँ नहीं, मेड इन चाइना नहीं है, ये मेड इन पाकिस्तान विक्ट्री है। अभी ना मैं इस पोजीशन में हूँ, ना ही हमारे अरबाब इख्तियार इस पोजीशन में है कि इस मामले पे ज्यादा बात की डिटेल सामने रखें, क्योंकि अभी हमें खदशा है कि दुश्मन जो है वो तैयारी पकड़ रहा है, दोबारा भी हमला कर सकता है। तो अभी हम ठीक है, दुश्मन अगर समझता है कि मेड इन चाइना विक्ट्री है पाकिस्तान की, तो उस गलतफहमी में रहे। अगली दफा जब वो हमला करेगा तो कुछ नए सरप्राइज मिलेंगे, उसको मेड इन पाकिस्तान चीजें नजर आएंगी और पूरी दुनिया को नजर आएंगी।